Hey guys, welcome to your own English learning platform, Ingbi. This is Manish, and in today's class we will learn another type of pronoun, that is relative pronoun. Relative pronoun generally होता क्या है? तो relative pronoun के बारे में बताऊं, उसके बारे में उससे पहले मैं आप लोगों को बोलूं कि आज के क्लास का जो इम्पोर्टेंस है, आज के क्लास का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। आज के क्लास में जो मैं चीज़ टॉपिक बताऊंगा तो वो टॉपिक जो है आपको सिर्फ आज ही मतलब प्रोनाउन के लिए ही नहीं, बल्कि आज का जो क्लास होगा वो आपको हर तरह के मतलब मैक्सिमम लगभग बहुत सारी चीज़ों को कवर अप करता है ये चीज़। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, अगर पैराजम्बल जो होता है, या फिर आप आरसी देख लीजिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस जो होते हैं, या फिर आप कोई लंबे लंबे जो सेंटेंसेस होते हैं, चाहे वो पैसेज में हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन में हो, चाहे एरर में दिया रहे, एरर डिटेक्शन में दिया रहे, किसी भी तरह का सेंटेंस में अगर जो सेंटेंस दिया रहता है, लंबे लंबे जो सेंटेंस होते हैं, तो उन सेंटेंसेस को हम लोग एक लंबे सेंटेंस में ही फॉर्म कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव क्लॉज के थ्रू हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव क्लॉज, ये सब क्या होते हैं मैं उसके बारे में आज बताऊंगा। क्योंकि आज क्लास जो है रिलेटिव प्रोनाउन का है, तो मैं उसी चीज़ को ज़्यादा टच करूंगा, उसी चीज़ पर ज़्यादा डिस्कस करूंगा, लेकिन बताऊंगा आपको हर चीज़ के बारे में, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सभी चीज़ों को कवर करूंगा। तो उससे पहले कि मैं आपको बता दूं, मैंने नाउन ऑलरेडी बता दिया है, नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, जितने भी नाउन्स होते हैं सभी को काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है विथ एग्जांपल। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर उसको ज़रूर देखें। आई एम 100% श्योर कि आपको कुछ वहाँ पर नया ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने, ये तो रिलेटिव प्रोनाउन चल रहा है, तो इसके अलावा मैंने प्रोनाउन के दूसरे जो काइंड्स हैं, पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, या फिर आपका इंडेफिनाइट प्रोनाउन जो है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, इन सभी प्रोनाउंस पर मैंने ऑलरेडी क्लास मतलब वीडियो बना दिए हैं। आप उन वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, अगर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो आज का क्लास जो है रिलेटिव प्रोनाउन, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे सेंटेंस फॉर्मेशन में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। उन लोगों को सेंटेंस बनाने में या फिर सेंटेंस को कंबाइन करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ आपका प्रोनाउन को कवर नहीं करेगा, बल्कि मैंने बताया ही कि सभी चीज़ों को लेकर रहेगा, पैराजम्बल से लेकर आपका कॉमन एरर्स तक, जितना भी प्रॉब्लम होते हैं, जितने भी सेंटेंस से रिलेटेड जितने भी ये होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उन सभी चीज़ों को ये कवर अप करेगा बहुत हद तक। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को बहुत सिंसियरली और बहुत केयरफुली इसको देखें, समझें, और अगर आपको कुछ वैल्यूएबल चीज़ लगता है तो आप ज़रूर नोट डाउन करें उसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। जैसा कि नाम है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव का मतलब क्या है? रिलेटिव जो है, हम रिलेशन वर्ड जो बोलते हैं, रिलेशन, और हम बोलते हैं रिलेटिव भी। तो रिलेशन मतलब क्या होता है? रिलेशन नाउन फॉर्म होता है। रिलेशन जो है, जो रिलेशन जो वर्ड है वो नाउन होता है। ठीक है, और रिलेटिव जो है वो एक एडजेक्टिव वर्ड है, और रिलेट जो है वो वर्ब होता है। तो हम रिलेटिव प्रोनाउन सीख रहे हैं। प्रोनाउन तो समझ में आता है कि सर्वनाम होता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्यों इसे कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहने के बहुत सारे कारण हैं। कुछ एक कारण मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जानना चाहिए भी कि रिलेटिव प्रोनाउन हम कहते क्यों हैं इसे। तो रिलेटिव जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है। ठीक है, रिलेटिव जो है एक एडजेक्टिव है, यानी कि ये एक विशेषता बताती है। किसकी विशेषता बताती है? तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जितने भी चीज़ रहते हैं वो विशेषता बताती है। किसकी? वो बताता है उसके पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन की विशेषता। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है उसकी मदद से हम सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं, जोड़ पाते हैं। ठीक है, लेकिन वो जहाँ जुड़ता है उसके पहले नाउन या प्रोनाउन जरूर रहता है। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करने का काम करती है। मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेट वर्ड है, रिलेट ये एक वर्ब वर्ड है। ठीक है, रिलेट करना। ठीक है, और रिलेशन जो है ये जो वर्ड है रिलेशन, ये नाउन होता है। ठीक है, और रिलेटिव जो होता है, रिलेटिव जो वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव होता है।
तो जब हम समझ रहे हैं कि रिलेटिव वर्ड जो है ये एडजेक्टिव होता है, यानी कि ये जरूर किसी की विशेषता बताती है। तो एक रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, ठीक है, ये होता प्रोनाउन है, लेकिन रिलेटिव वर्ड में मैंने बोला एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो उसमें विशेषता बताने वाली प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसके कारण से इसे रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। और ये होता तो है असल में प्रोनाउन ही, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो उसके बाद जो सेंटेंस जो भी आते हैं वो आते हैं, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन को लेते हैं, ठीक है, किसी नाउन या प्रोनाउन को लेते हैं और उसी के बारे में अतिरिक्त जानकारी या फिर एक्सेस इन्फॉर्मेशन जो है वो देते हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, नहीं भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो जो जानकारी दिया जाता होगा बाद में, ठीक है। तो इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, जिसकी मदद से हम इन दोनों चीज़ों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का मैंने जस्ट कॉन्सेप्ट बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं इसे और क्या होता है इसका मतलब। अभी हम रिलेटिव प्रोनाउन जब समझेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन समझने से पहले आपको मैं बताऊं कि रिलेटिव प्रोनाउन को समझने से पहले आपको दो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। आपको दो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। वो दो चीज़ें क्या क्या हैं मैं आपको बताऊं। हम एक सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल पहले, इसके थ्रू मैं ज़्यादा अच्छी तरह से समझा पाऊंगा आपको। आई मेट a person who was my uncle, ठीक है। मैं एक व्यक्ति से मिला जो मेरे अंकल थे। तो यहाँ पर देखिए ये जो हु जो है हमारा, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ये जो हु है हमारा, यही हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और ये इसके बारे में बता रहा है, एक पर्सन के बारे में, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं पर्सन नाउन होता है, ठीक है, तो उसके बारे में बता रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये रिलेट कर रहा है कैसे, किसको किससे रिलेट कर रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, यानी कि ये जो पर्सन है ये इस चीज़ को रिलेट कर रहा है इस चीज़ से, माई अंकल से, ठीक है आखिर ये माई अंकल इसी सेंटेंस का पार्ट है, ये इसी सेंटेंस का पार्ट है। ये माई अंकल जो है यहाँ से ये जो वर्ड है, ये वर्ड क्या किया है, जोड़ा है। ये वर्ड जो है ये ऐड किया है। ये जो वर्ड है हु, ये कंजक्शन की तरह भी काम कर रहा है। यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये कंजक्शन की तरह काम कर रहा है, जो कि सेंटेंस के इस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ने का काम करता है। इसीलिए हम रिलेटिव प्रोनाउन को रिलेटिव कंजक्शन भी कहते हैं, रिलेटिव कंजंक्शन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंजंक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का, संयोग करने का काम करता है, इसलिए इसे रिलेटिव कंजक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इस कंजक्शन, इस वर्ड को हम लोग बोलेंगे, लेकिन अभी हम प्रोनाउन सीख रहे हैं तो प्रोनाउन के बारे में ही बताएंगे, समझेंगे। तो ये जो वर्ड है, इस वर्ड को इस वर्ड के साथ, इस फ्रेज के साथ कंबाइन कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहा है, बोलेंगे कि मतलब ये जो पर्सन है ये वही पर्सन है जिससे मैं मिला था, वो वही पर्सन है जो मेरे अंकल भी हैं, मतलब मेरे अंकल जो हैं ये वही पर्सन है जिनसे मैं मिला था। तो ये अंकल और ये पर्सन दोनों को रिलेट कर पाया, किससे, इसके थ्रू। इसीलिए ये जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेट कर पाना, रिलेटिव, ठीक है। तो इसलिए इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब हम ये जो है इसे हम रिलेटिव कंजक्शन कहते हैं, ये बात भी हम लोग समझ लिए। अब रिलेटिव जो कंजक्शन है, चूंकि यहाँ से ये जो पोर्शन है यहाँ से ये अधूरा सेंस दे रहा है, हु वाज माई अंकल, चूंकि ये इंट्रोगेटिव नहीं है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं है, इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है ये, ठीक है। तो ये जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन साइन ऑफ इंट्रोगेशन रहना चाहिए था वहाँ पर। यहाँ पर आप देखें कि ये जो है कंजंक्ट किया, सेंटेंस को तो रिलेट किया ही, और साथ ही साथ ये अधूरा सेंस भी प्रकट कर रहा है यहाँ से बाद, हु वाज माई अंकल, जो मेरे अंकल थे। कौन, जिनसे मैं मिला वो मेरे अंकल थे। तो जो मेरे अंकल थे, ये जो बात बोला जा रहा है ये अधूरा सेंस दे रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको मैं बताऊं, एक क्लॉज एक टॉपिक होता है, आपको पता भी होगा, क्लॉज, वाक्यांश इसको हम कहते हैं हिंदी में। क्लॉज जो है बहुत वैल्यूएबल टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इस चीज़ को भी कभी बताऊंगा ही, लेकिन फिलहाल सीरीज वाइज हम लोग चल रहे हैं, इसलिए इस चीज़ को अभी रहने देते हैं। अभी यहाँ पर इसकी ज़रूरत है, मैं इसके बारे में हल्का सा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि क्लॉज मतलब वाक्यांश होता है। क्लॉज जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है मेन क्लॉज जो कि पूरा अर्थ रखता है, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज इसको बोलते हैं, एक होता है आपका मेन क्लॉज, ठीक है। इसी को प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं, इसी को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। तो ये जो होता है अपने आप में स्वतंत्र होता है, यानी कि क्लॉज जो है वो कोई सेंटेंस अपने आप में संपूर्ण है, ठीक है। संपूर्ण है मतलब उसको किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती है, उस सेंटेंस को तो हम क्लॉज बोलते ही हैं, और साथ ही साथ उस वाक्य के अंश को भी बोलते हैं, इसलिए इसको वाक्यांश कहते हैं। वाक्य का अंश, वाक्यांश। इसमें क्या होता है
कि पूरा अर्थ रखने वाला वाक्य जो होता है वो तो क्लॉज होता ही है, लेकिन कभी कभी अधूरा अर्थ रखने वाला जो सेंटेंस होता है, जो पूरा सेंस नहीं दे पाता है, तो उस सेंस में भी वो जो सेंटेंस होता है अधूरा अर्थ जो रखता है वो सेंटेंस भी हमारा क्लॉज कहलाता है। लेकिन उसी को हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे, ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे, क्योंकि वो डिपेंडेंट रहता है, मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हम लोग जब क्लॉज सीखेंगे तब उसके बारे में हम सीखेंगे डिटेल में। लेकिन अभी मैं ये क्यों बताया, अभी मैं इसलिए बताया क्योंकि ये हु जो है, ये जो हु जो है ये वॉज का सब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, आपको समझ पा रहे हैं आप, हु जो है ये वॉज का सब्जेक्ट है। अब देखिए क्या है, ये मेट है, यहाँ पर क्या है, ये मेट, ये हमारा वर्ब है, तो इसका वर्ब हमेशा अपने पहले सब्जेक्ट तो ढूंढेगा ना, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब फिर से जब हम सेंटेंस यहाँ से टूट रहा है तो ये हमारा माई अंकल ऑब्जेक्ट हो जा रहा है, जिसमें ये जो है वॉज है हमारा वर्ब हो जा रहा है, तो वर्ब को फिर से हमें सब्जेक्ट की तलाश होगी, तो ये सब्जेक्ट की तलाश में यही तो है हमारा सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट यही हु है। तो हु जो है यहाँ पर एक सेंटेंस बना रहा है मिलकर इसके साथ, ठीक है, सब्जेक्ट की तरह काम करते हुए, तो ये पूरा जो है एक सेंटेंस भी क्रिएट कर रहा है, यानी कि ये हु जो है क्लॉज को निर्माण कर रहा है, क्लॉज बना रहा है, इसीलिए इसे हम रिलेटिव, चूंकि रिलेटिव वर्ड से बना है इसलिए हम इसे रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये हु जो है इस वॉज का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जैसे ही मिला ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस हो गया। हालांकि ये अधूरा सेंस दे रहा है, जो से सेंस आता है, मैं उस व्यक्ति से, मैं आई मेट अ पर्सन, मैं एक व्यक्ति से मिला जो मेरे अंकल थे, हु वॉज, तो वॉज जो यहाँ हु जो है वो उस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और जैसे ही ये सब्जेक्ट हुआ वैसे ही ये सेंटेंस क्या हो गया, एक क्लॉज का निर्माण कर लिया है, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो। मैंने इसलिए बताया कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों ही क्लॉज कहलाते हैं, यानी कि ये भी क्लॉज है। इसी वजह से इस क्लॉज को बनाने में ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो मदद किया, इसीलिए इसे हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। तो हमने एक बात और सीखा कि हम इसे रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, रिलेटिव क्लॉज। तो रिलेटिव क्लॉज भी इससे बनाए जाते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन को हम लोग रिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं, क्योंकि ये कंजंक्ट करता है, मतलब जोड़ने का भी काम करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीन रोल देखा, रिलेटिव प्रोनाउन का क्या रोल होता है, किस तरह से वो काम करता है, उस चीज़ों को हम लोग समझे कि रिलेटिव कंजंक्शन की तरह भी काम कर सकता है, या फिर रिलेटिव एड क्लॉज भी से हम कहते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन तो हम कहते ही हैं क्योंकि ये प्रोनाउन है और रिलेट करने का काम करता है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम एक चीज़ समझेंगे, ये जो रिलेटिव क्लॉज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग रिलेटिव क्लॉज पढ़ते समय एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो है कि रिलेटिव क्लॉज जो है वो कितने तरह के होते हैं। तो हम अगर रिलेटिव क्लॉज को अगर समझें, रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू रिलेटिव क्लॉज जो बनते हैं वो कितने तरह के होते हैं, अगर इसको मैं बताऊं तो मैं बोलूँगा रिलेटिव क्लॉज जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। रिलेटिव जो क्लॉज होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक डिफाइनिंग और एक होता है नॉन डिफाइनिंग, DEFINING, ठीक है, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग, ठीक है। डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग ये होता क्या है और क्यों हम इसको पढ़ना जरूरी है रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत। अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं, मैं इसको बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बताऊंगा कि इससे आपको सफिशिएंट नॉलेज हो जाए, बल्कि मोर देन सफिशिएंट, इनफ नॉलेज हो जाए आपको, ठीक है। उतना आपको इन्फॉर्मेशन जानना ही पड़ेगा, और फिर जब हम रिलेटिव क्लॉज सीखेंगे तो सीखेंगे ही उसमें क्लॉज के अंतर्गत, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए डिफाइनिंग क्लॉज जो होता है इसको हम डिफाइनिंग क्यों कहते हैं, इसी को हम लोग डिफाइनिंग को ही हम रेस्ट्रिक्टिव भी कहते हैं, रेस्ट्रिक्टिव, ठीक है। इसको हम लोग नॉन रेस्ट्रिक्टिव कहते हैं, रेस्ट्रिक्टिव, ठीक है। अलग अलग नाम है, तो इसको डिफाइनिंग क्लॉज क्यों कहते हैं ये जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस कहा, द मैन who is very old took a nap, ठीक है। इस सेंटेंस को आप गौर से देखें, द मैन who is very old took a nap, द मैन who is very old took a nap। नैप मतलब झप्पी लेना होता है या फिर ऊँघाना, नींद की छोटी सी कोशिश। द मैन who is very old took a nap, व्यक्ति जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, जो बहुत बूढ़े हैं, took a nap, ठीक है,
वो एक झप्पी लिए या फिर एक छोटी सी नींद लिए। इस सेंटेंस में आप देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें द मैन हु इज़ वेरी ओल्ड, हमारा पार्ट जो है ये वाला वेरी ओल्ड, ये हमारा रिलेटिव क्लॉज का है, ठीक है। तो हु इज़ वेरी ओल्ड ये हमारा रिलेटिव क्लॉज का पार्ट है। द मैन हु इज़ वेरी ओल्ड, अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि ये जो पोर्शन है इसको आप अगर पढ़ते हैं तो ये जो है आपको मतलब कुछ इस व्यक्ति के बारे में जानकारी, अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। क्या? व्यक्ति जो बूढ़े हैं उन्होंने एक झप्पी लिया। तो जो बूढ़े हैं, ये हालांकि ये जो पोर्शन है ये पोर्शन उतना ज़रूरी नहीं था, इस सेंटेंस में उतना ज़रूरी नहीं था। इस पार्ट जो था द मैन हु इज़ ओल्ड, ये ज़रूरी नहीं था, हम डायरेक्ट बोल सकते थे द मैन टुक अ नैप, ठीक है, द मैन टुक अ नैप, तो ये मैं बोल सकता था। लेकिन हम लोगों ने हु इज़ वेरी ओल्ड, मैंने बता दिया उनके बारे में कि जो बीमार है ना वो ले रहे हैं। तो ये अतिरिक्त जानकारी, एक्सेस इन्फॉर्मेशन आप बोल सकते हैं या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप बोल सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं था यहाँ पर, नॉट नेसेसरी। तो इस तरह का सेंटेंस के पहले आपको यहाँ कॉमा लगाना चाहिए। क्या? कॉमा। और लास्ट में सेंटेंस एंड हो रहा है तो यहाँ भी कॉमा लगेगा, क्योंकि ये सेंटेंस जो है जरूरी नहीं है, इसलिए इसे हम नॉन रेस्ट्रिक्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसका होना ना होना बात बराबर है। हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं द मैन टुक अ नैप, ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं द मैन टुक अ नैप। लेकिन ये सेंटेंस हमारा पूरा हो जाता। अब ये जो आ गया हु इज़ वेरी ओल्ड, इसके कहने से लग रहा है कि हम उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं, उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में, इसीलिए हमें यहाँ हु इज़ वेरी ओल्ड लिख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे कहता हूँ, इसी सेंटेंस को मैं ऐसे कहता हूँ द मैन हु इज़ वेरी ओल्ड नीड्स टू सी द डॉक्टर टुडे, ठीक है। तो ये जो मैंने सेंटेंस लिखा, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या अंतर है? सेंटेंस उसी तरह से है, द मैन हु इज़ वेरी ओल्ड, द मैन हु इज़ वेरी ओल्ड नीड्स टू सी द डॉक्टर टुडे। अभी यहाँ पर एक चीज़ आपको गौर करना चाहिए, क्या कि हम लोगों ने हु इज़ वेरी ओल्ड, ये तो वही पार्ट है, लेकिन यहाँ से जो है ये जो पार्ट है ये आपका बता रहा है कि जो बूढ़ा है ना, जो बूढ़े व्यक्ति हैं उन्हीं के बूढ़े हैं, इसीलिए उनको डॉक्टर की ज़रूरत है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा इसेंशियल पार्ट हो गया। अगर वो बूढ़े नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हैं, ठीक है, द मैन हु इज़ वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़े हो गए हैं, उनको डॉक्टर की ज़रूरत है, मतलब वो खांस रहे होंगे, फिर किसी चीज़ के प्रॉब्लम हो सकता है उनको, तो उसकी वजह से बोला जा रहा है कि हु इज़ वेरी ओल्ड नीड्स टू सी द डॉक्टर टुडे, उनको आज ही डॉक्टर दिखाने की ज़रूरत है। तो उनको आज ही डॉक्टर दिखाने की ज़रूरत है, डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये कि ये वाला पार्ट जो है नीड्स टू सी द डॉक्टर टुडे, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इंपॉर्टेंट हो गया किस वजह से? वेरी ओल्ड, हु इज़ वेरी ओल्ड, ओल्ड की वजह से। अगर वो ओल्ड नहीं होते तो ये वाला ज़रूरत नहीं पड़ता। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला पोर्शन की वजह से आया है, तो ये वाला पोर्शन जो है हमारा हु इज़ वेरी ओल्ड, ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये हमारा ज़रूरी हो गया, और इसी ज़रूरी पार्ट को हम रेस्ट्रिक्टिव या फिर डिफाइनिंग क्लॉज कहते हैं, ठीक है। इसे ही हम डिफाइनिंग क्लॉज कहते हैं, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कहेंगे। और इसमें कोई कॉमा वॉमा नहीं आएगा, आपको ध्यान रखना होगा, इसमें कोई कॉमा नहीं आएगा। कॉमा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। द मैन हु इज़ वेरी ओल्ड एक साथ ही बोला जाएगा, द मैन हु इज़ वेरी ओल्ड, व्यक्ति जो बहुत बूढ़े हैं उनको आज ही ज़रूरत है डॉक्टर से मिलने की। तो ये जो पोर्शन है ये इस पर डिपेंड करता है और ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है तब जाकर बोला जाना, क्योंकि ये डॉक्टर के पास दिखाने वाली बात इसी की वजह से बोला जा रहा है, हु इज़ वेरी ओल्ड। यहाँ पर ऐसी ज़रूरत नहीं था, ये बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जब दिया जाता है तो उस वक्त आप इसे नॉन रेस्ट्रिक्टिव या फिर नॉन डिफाइनिंग कह सकते हैं, और उसके पहले कॉमा जरूर लगाना चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन जब हम इस तरह से जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं होता है बल्कि इसेंशियल होता है, जरूरी होता है, वो इन्फॉर्मेशन जो रिलेटिव क्लॉज से बना हुआ होता है, जैसे हु इज़ वेरी ओल्ड, ये जरूरी है, इसी की वजह से ये डॉक्टर वाली बात उठाई गई है, बोली गई है, इसकी वजह से ये पोर्शन, ये पार्ट जो है जरूरी है, इसीलिए हम यहाँ पर कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक है, ना ही यहाँ ना ही लास्ट में कहीं कॉमा नहीं लगाएंगे। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? द मैन हु इज़ वेरी ओल्ड नीड्स टू सी द डॉक्टर टुडे, ठीक है।
तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। ये हमारा सेंटेंस क्या कहलाएगा? डिफाइनिंग, क्योंकि ये डिफाइन कर रहा है इस व्यक्ति के बारे में, बता रहा है कि वही उसी के बारे में बता रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जिस जो बूढ़े हो गए हैं उन्हीं को डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है, डॉक्टर पास जाने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। द मैन हु इज़ वेरी ओल्ड, उसके बारे में जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है बस। मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एक एग्जाम्पल आप देखें, आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ रमेश who broke the window is at the door। अभी सेंटेंस को देखिए, ठीक है। और इसी तरह से मिलता जुलता सेंटेंस मैं लिखना चाहूँगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। रमेश who is a poor man, sorry, who is a fisherman is very poor। ठीक है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे कि रमेश हु ब्रोक द विंडो, रमेश जिसने खिड़की तोड़ी है, इज एट द विंडो, ये दरवाजे पर जो खड़ा लड़का है उसी ने खिड़की तोड़ी है, यानी कि रमेश जिसने खिड़की तोड़ी है वो दरवाजे पर खड़ा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई और बंदा नहीं, बल्कि जिसने खिड़की तोड़ी है ना वही दरवाजे पर है। तो ये स्पेसिफिक हो जा रहा है, जिसकी वजह से रमेश हु ब्रोक द विंडो इज एट द डोर। तो ये जो हु ब्रोक द विंडो जो लिखा हुआ है यही हमारा रिलेटिव पार्ट है। रमेश इज एट द डोर ये तो है ही, लेकिन ये तो आपका मेन क्लॉज हो गया, हु ब्रोक द विंडो। तो यहाँ पर हम इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं, बल्कि ये जरूरी है। रमेश हु ब्रोक द विंडो, जिसने खिड़की तोड़ी है वो दरवाजे पर खड़ा है। कोई किसी से उसका शिकायत कोई कर रहा है, सपोज कीजिए कि उसका कोई शिकायत कर रहा है, तो वो बोलेगा, कोई पूछेगा कि किसने दरवाजा तोड़ा है, खिड़की किसने तोड़ी है, तो कोई बोलेगा कि हाँ इसी ने तोड़ा है, जो दरवाजे पर खड़ा है उस लड़के ने खिड़की तोड़ी है, मतलब रमेश ने। तो रमेश कौन? तो रमेश कौन? जिसने खिड़की तोड़ी है वो दरवाजे पर खड़ा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। रमेश हु ब्रोक द विंडो, जिसने खिड़की तोड़ी है वही दरवाजे पर खड़ा है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, इसीलिए हमारा ये क्या कहलाएगा? ये हमारा डिफाइनिंग क्लॉज कहलाएगा, ठीक है। लेकिन रमेश हु इज अ फिशरमैन, रमेश जो कि एक फिशरमैन है, इज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है। तो फिशरमैन से इस गरीबी का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सभी मछुआरे अमीर नहीं होते हैं, गरीब मछुआरे गरीब ही जनरली होते हैं। तो रमेश हु इज अ फिशरमैन, तो ये बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। बस यहाँ पे बोला जाना चाहिए रमेश इज अ पुअर मैन। हम किसी को इन्फॉर्म करने के लिए बोल रहे हैं कि रमेश वही जो मछुआरा है वो बेचारा बहुत गरीब है। यानी कि मैं इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकता, डायरेक्ट ऐसे बोल सकता था कि रमेश, अगर वो पहचानता तो सामने वाला आदमी जो सुन रहा है वो अगर जानता उस व्यक्ति को कौन रमेश, तो उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि जो मछुआरा है, नहीं, तब मैं डायरेक्ट बोल पाता कि रमेश बहुत गरीब आदमी है, तो बोलता कि हाँ हाँ। लेकिन मुझे संबोधन देना, मतलब उसको समझाना पड़ा कि कोई और नहीं, वो रमेश जो मछुआरा है। तो यहाँ पर बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरह बोला जा रहा है, इसीलिए हु इज अ फिशरमैन एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हो गया, ठीक है। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज हो गया, यानी कि ये वाला पोर्शन हो गया। तो आपको इस चीज़ में अंतर पकड़ना आना चाहिए कि डिफाइनिंग क्लॉज किसे कहते हैं या फिर नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज किसे कहते हैं। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। इसके वजह से आप आगे के पार्ट को समझ पाएंगे। आगे जो मैं बताऊंगा अभी वीडियो में, उस चीज़ को आप बहुत भली भांति बहुत अच्छी तरह से समझ पाइएगा। चलिए अब उसको हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, जैसे कि वेयर टू यूज़, हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ कहाँ करते हैं? बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ करते हैं, ठीक है। हमेशा इस बात को याद रखेंगे। जैसे कि ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है हु, उसके पहले देखिए रमेश आया है, हु उसके पहले ही आया है, इसके पहले वाले सेंटेंस में भी था उसी तरह से। तो इस तरह से रहेगा। कोई नाउन या प्रोनाउन रहेगा, वो नाउन भले ही सेंटेंस का सब्जेक्ट हो या फिर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रहेगा तो नाउन ही, क्योंकि हम जानते हैं सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या फिर नाउन इक्विवेलेंट होता है, या फिर प्रोनाउन भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन दोनों ही लिखे हुए हैं। तो हमने क्या समझा? वेयर टू यूज़, रिलेटिव प्रोनाउन को कहाँ यूज़ किया जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन जो है बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ करते हैं हम इसे।
वाई टू यूज, हम रिलेटिव प्रोनाउन को क्यों यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हम रिलेटिव प्रोनाउन को क्यों यूज करते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करने के 3 मुख्य कारण हैं। पहला नंबर जो है टू आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए। हम किसी चीज को, मतलब किसी व्यक्ति को, किसी चीज को, किसी वस्तु को, किसी चीज को पहचानने के लिए जो हमारे लिए अननोन है, उस चीज को पहचानने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, टू आइडेंटिफाई। क्लियर है? अभी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे उसको। दूसरा नंबर टू टेल समथिंग इंटरेस्टिंग और मोर, ठीक है, जिसके बारे में ही बोला जाए। तो हम किसी चीज के बारे में, टू टेल समथिंग इंटरेस्टिंग, जिस चीज के बारे में बोला जा रहा है, फिर जिस नाउन के बारे में, जिस प्रोनाउन के बारे में बोला जा रहा है, उसके बारे में हम समथिंग इंटरेस्टिंग या फिर समथिंग मोर या फिर समथिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं, पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। तो उसके लिए भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। क्लियर है? इसको भी हम एग्जाम्पल में आगे देखेंगे। टू अवॉइड रिपीटेशन, रिपीटेशन को रोकने के लिए भी हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, रिपीटेशन को रोकने के लिए। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, हम रिलेटिव प्रोनाउन को तीन मेन फंक्शन की वजह से यूज करते हैं। पहला नंबर टू आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए। दूसरा नंबर टू टेल समथिंग इंटरेस्टिंग और मोर, ठीक है। थर्ड नंबर टू अवॉइड रिपीटेशन, रिपीटेशन को रोकने के लिए। ये 3 कारण हैं जिसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। अभी हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कैसे। अभी देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द मैन हु ओन द लॉटरी वॉज पुअर। द मैन हु ओन द लॉटरी वॉज पुअर, वो व्यक्ति जिसने लॉटरी जीता है, हाँ, वॉज पुअर, वो गरीब था। व्यक्ति जिसने लॉटरी जीता है वो गरीब था। तो यहाँ पे देखिए, ये जो द मैन है वो कौन व्यक्ति है, उसका नाम तो दिया नहीं है यहाँ पर। द मैन जो है व्यक्ति, उसका नाम नहीं दिया हुआ है, हमको पता नहीं किसके बारे में बोला जा रहा है। तो मैं क्या समझूँ, द मैन हु ओन द लॉटरी, हु ओन द लॉटरी, ये जो है हमारा रिलेटिव पार्ट हो गया, ठीक है। द मैन हु ओन द लॉटरी, वो व्यक्ति जिसने लॉटरी जीती है, फिर जो लॉटरी जीता है वो गरीब था। तो ये वाला जो है इस व्यक्ति के बारे में बता रहा है। द मैन हु ओन द लॉटरी, वो व्यक्ति जिसने लॉटरी जीता है, भले हमें उसका नाम नहीं पता, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जिसने लॉटरी जीता है ना, वही गरीब था, वॉज पुअर। तो इस केस में जो है हमारा यहाँ पर ये जो है क्या कहलाएगा, द मैन हु ओन द लॉटरी वॉज पुअर। तो ये हो गया हमारा। यहाँ पर जो है ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इस चीज़ के लिए ज़रूरी हो जा रहा है। हमें तो नाम ही नहीं पता, तो उसके बारे में इसका जानकारी देना जरूरी है, नहीं तो हम समझेंगे कैसे। तो ये वाला पोर्शन के लिए ये वाला पार्ट जो है, ये वाला रिलेटिव प्रोनाउन का जो हिस्सा है, ये वाला इसके लिए ज़रूरी हो जा रहा है। इसलिए यहाँ पर ये डिफाइनिंग कहलाएगा और यहाँ पर कॉमा नहीं होगा, याद रखेंगे। द मैन हु ओन द लॉटरी वॉज पुअर, ठीक है। तो ये हमारा डिफाइनिंग पार्ट हो गया और ये हमारा जो है आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ हो रहा है। कैसे? इसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कोई और आदमी नहीं, जिसने लॉटरी जीता है उसने। तो ये आइडेंटिफाई हम लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफाई कर रहे हैं। क्लियर है? आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट, मिस्टर शर्मा हु ओन द लॉटरी इज रिच नाउ। मिस्टर शर्मा जिन्होंने लॉटरी जीता है, इज रिच नाउ, वो अभी अमीर है, वो अब अमीर है। मिस्टर शर्मा हु ओन द लॉटरी, जिन्होंने लॉटरी जीता है। तो ये वाला पोर्शन जो है हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। मिस्टर शर्मा नाम हमें पता ही है, ठीक है। अगर हम ऐसे समझ रहे हैं कि मैं जिसे बात कर रहा हूँ, मैं जिसे समझा रहा हूँ, मैं जिससे बात कर रहा हूँ मिस्टर शर्मा के बारे में, वो भी मिस्टर शर्मा को जानते हैं, तो उस केस में ये हमारे लिए डिफाइनिंग क्लॉज का काम करेगा और इसका हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सॉरी, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज का काम करेगा, इसे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इन केस अगर वो व्यक्ति नहीं जानते हैं, तब उनके लिए ये वाला जो पोर्शन है डिफाइनिंग का काम करेगा, उनको डिफाइन करने में मदद जरूरी पड़ जाएगा, ज़रूरत होगा इसका। तो इस केस में, लेकिन हम नाम ले लिए तो हम मान रहे हैं कि वो व्यक्ति हमें जानता होगा। मिस्टर शर्मा हु ओन द लॉटरी, जिन्होंने लॉटरी जीता है, इज रिच नाउ, वो अब अमीर है, अमीर हो गए हैं, ठीक है। तो मिस्टर शर्मा, तो ये जो है यहाँ पर देखिए ये क्या बता रहे हैं, ये मिस्टर शर्मा के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। 2 नंबर पॉइंट, टू टेल समथिंग इंटरेस्टिंग और मोर। मिस्टर शर्मा कौन? तो हु ओन द लॉटरी, जिन्होंने लॉटरी जीता है। ये हम जानते हैं कि मिस्टर शर्मा कौन है, लेकिन वो लॉटरी भी जीते हैं, ये हमारे लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। वो अब अमीर हो गए। हम डायरेक्ट ऐसे बोल सकते थे मिस्टर शर्मा इज रिच नाउ, मिस्टर शर्मा अब अमीर हो गए। तो कोई पूछता कि कैसे, तब मैं उनको बताता कि उन्होंने लॉटरी जीता है, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल पाता कि ही हैज़ ओन द लॉटरी, ऐसे मैं बाद में बोल देता। लेकिन मैं एक ही सेंटेंस में अगर बोलना चाहूँगा तो ये हमारे लिए एडिशनल का पार्ट का काम करेगा। तो ये हमारे लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन का काम कर रहा है, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन किस तरह से ये हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द बॉय हु ब्रोक द विंडो इज एट द डोर। लड़का जिसने
खिड़की तोड़ी है इज़ एट द डोर, वो दरवाजे पर खड़ा है। लड़का जिसने खिड़की तोड़ी है वो दरवाजे पर खड़ा है। इसका मतलब ये वाला पोर्शन जो है हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ कॉमा नहीं लगा हुआ है। द बॉय हु ब्रोक द विंडो, कोई और लड़के के बारे में बात नहीं हो रहा है। वो कौन लड़का, नाम नहीं पता मुझे, वो लड़का जिसने खिड़की तोड़ी है वही दरवाजे पर खड़ा है। तो ये हमारे लिए ज़रूरी हो गया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, ठीक है। तो यानी कि हमें टू आइडेंटिफाई, पहचानने में हमें मदद कर रहा है, ये उस लड़के को पहचानने में मदद कर रहा है। टू आइडेंटिफाई, ठीक है, आइडेंटिफाई, पहचानने में हमें मदद कर रहा है, आइडेंटिफाई, ठीक है। ये भी हमें टू आइडेंटिफाई था, पहचानने के लिए था, ठीक है। तो ये हो गया किस तरह से पहचानने में मदद कर रहा है, कोई और लड़के के बारे में नहीं बल्कि वो लड़का जिसने खिड़की तोड़ी है उसके बारे में बात हो रहा है। नेक्स्ट, रमेश हु इज 75, रमेश जो कि 75 का हो गया है, हैज जस्ट रिटायर्ड। रमेश हु इज 75, जो 75 साल का है ना, रमेश जो 75 साल का है वो रिटायर्ड हो गया। तो ये हमारे लिए एडिशनल हो गया, रमेश रिटायर्ड हो गया, लेकिन हम बता रहे हैं 75 साल का हो गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि रमेश 75 साल का हो गया इसलिए रिटायर्ड हो गया। हमें ये ज़रूरत नहीं था, हम जस्ट बोल सकते थे कि रमेश हैज़ जस्ट रिटायर्ड, ठीक है, मतलब रमेश को रिटायर्ड कर दिया गया। तो रिटायर्ड कर दिया गया, हम ऐसे डायरेक्ट बोल सकते थे, या फिर रिटायर्ड हो गया वो, तो रमेश हु इज जस्ट 75 हैज़ जस्ट रिटायर्ड, वो रिटायर्ड हो गया। तो हमारे लिए ये वाला जो पार्ट है ये ज़रूरी नहीं है, ये हमारे लिए क्या हो जा रहा है, टू टेल समथिंग इंटरेस्टिंग या मोर, हमें ज़्यादा जानकारी दे रहा है, रमेश के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 2 नंबर रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट नंबर देखिए, मैडम क्यूरी इज द वुमन हु सी डिस्कवर्ड रेडियम। मैडम क्यूरी ये वो लेडी हैं जिन्होंने रेडियम का डिस्कवर किया था, फिजिक्स में हम लोग जो पढ़ते हैं, तो साइंस के का टॉपिक है। मैडम क्यूरी इज़ द वुमन, ये मैडम क्यूरी वही वुमन है जिन्होंने डिस्कवर किया था रेडियम को। तो यहाँ पर जब मैडम क्यूरी हम बोल ही दिए और हु से जब हम संबोधन कर ही रहे हैं इस मैडम क्यूरी को कि मैडम क्यूरी कौन, तो द वुमेन ये उस औरत, हालांकि हम इसी के बारे में बता रहे हैं, तो ये भी हालांकि इसी के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ इसको ऐसे समझाकर कि ये जो पोर्शन है हु, वो द अपने पहले नाउन को तो बदले ही रहा है, उसी के बारे में बता रहा है, लेकिन यही वुमेन इसके बारे में ही तो बता रहा है। मैडम क्यूरी वही वो औरत है जिन्होंने, तो हु जो है यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर लिया। जब सब्जेक्ट डिस्कवर जो हमारा वर्ब है, इस वर्ब के पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया, तो हमारे लिए ये सब्जेक्ट का लिखना जरूरी नहीं था। इसीलिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट का रिपीटेशन हुआ है, इसी के लिए जो सी यूज़ हुआ है वो नहीं होना चाहिए। तो टू अवॉइड रिपीटेशन, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए इसका यूज़ किया गया। मैडम क्यूरी इज़ द वुमन हु डिस्कवर्ड रेडियम, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। ये यहाँ पर ये रिपीटेशन को ये कर रहा है, तो रिपीटेशन को रोकने के लिए यहाँ पर इस चीज़ को हटाया गया, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट नंबर देखिए, दिस इज द हाउस दैट जॉन बिल्ट इट, ये वही घर है जो जॉन ने बनाया, ये वही घर है जिसे जॉन ने बनाया। तो दिस इज द हाउस दैट जॉन, तो दैट यहाँ पे किसके लिए आया है, इस हाउस के लिए, ये दैट किसके लिए आया है, इस हाउस के लिए। द हाउस जो घर है उस घर के बारे में आया है जिसे जॉन ने बनाया। जॉन बिल्ट इट, इट किसके लिए आया है, फिर से उसी घर के लिए। तो हम तो दैट यूज़ कर ही लिए ना, इससे दैट को तो यूज़ कर लिए और सेंटेंस को कंबाइन भी कर दिए, तो हमारे लिए इट जो है वो यूजलेस हो गया, हमें इट नहीं यूज़ करना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ द हाउस दैट जॉन बिल्ट, दैट्स इट, फुल स्टॉप यहाँ पर हो जाएगा हमारा। तो इट जो है यहाँ पर रिपीट कर रहा था, इस हाउस के बारे में बता रहा था, इसीलिए हमें उसके लिए दैट यूज़ करके सेंटेंस को कंबाइन कर ही दिए, सेंटेंस को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ ही दिए हैं, तो हमें फिर से इसके लिए हमें ये दैट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ पर टू अवॉइड रिपीटेशन, फिर से ये दोनों सेंटेंसेस में हम लोगों ने देखा किस तरह से रिपीटेशन को रोकने के लिए भी हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं थ्रू रिलेटिव क्लॉज के थ्रू हम इसको यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरे टॉपिक, आज का ये पहला क्लास है रिलेटिव प्रोनाउन को। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये काफ़ी डिटेल में मैं बताऊँगा इसके बारे में, और हर तरह का एरर्स जो होते हैं जो कि जनरली स्टूडेंट्स करते हैं, मैं उन चीज़ों को भी कवर अप करूँगा। लेकिन फिलहाल मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ, जो चीज़ को क्लियर करते जा रहा हूँ, उस चीज़ को आप ज़रूर समझें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मुझे बहुत तत्परता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सकूं और मेरा वीडियो जो है या फिर मेरा ये जो नॉलेज है, ये इन चीज़ों को मैं उन तक पहुंचा सकूं। तो इसमें सिर्फ आप ही मदद कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर लें। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं रिलेटिव क्लॉज का ही दूसरा पार्ट में अगले वीडियो में। तब तक स्टे साउंड एंड हैप्पी। थैंक यू।